बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। पहली खबर बिहार विधानसभा उपचुनाव की। बिहार विधानसभा उपचुनाव में आज 10 सीटों पर वोटिंग जारी। आयोग ने सभी 2422 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने का दावा किया है। उपचुनाव में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव में हाजीपुर, छपरा, मोहिउद्दीन नगर, परबता, राजनगर सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसके अलावा जाले, मोहनिया, बांका, भागलपुर और नरकटियागंज में भी चुनाव है। छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी ने रणधीर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। रणधीर सिंह पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं। इनके सामने बीजेपी ने कही है कन्हैया सिंह को उतारा। कन्हैया सिंह पहले पार्षद रह चुके हैं। जाले विधानसभा में जेडीयू के उम्मीदवार ऋषि मिश्रा मैदान में है। ऋषि मिश्रा पूर्व मंत्री ललित नारायण मिश्रा के संबंधी हैं। इनके पिता विजय मिश्रा जेडीयू से विधान पार्षद हैं। ऋषि मिश्रा के सामने बीजेपी से राम निवास चुनावी मैदान में है। उम्मीदवार ऋषि मिश्रा मैदान में है। ऋषि मिश्रा पूर्व मंत्री ललित नारायण मिश्रा के संबंधी हैं। इनके पिता विजय मिश्रा जेडीयू से विधान पार्षद हैं। ऋषि मिश्रा के सामने बीजेपी से राम निवास चुनावी मैदान में है। बांका विधानसभा सीट से आरजेडी ने इकबाल हुसैन अंसारी को मैदान में उतारा। फिलहाल ये मुखिया हैं। इनके सामने बीजेपी के राम नारायण मंडल खड़े हैं। राम नारायण 3 बार एमएलए रह चुके हैं। ये पशुपालन मंत्री भी रह चुके हैं। परबता विधानसभा सीट पर कुल 11 उम्मीदवार हैं। जेडीयू ने आरएन सिंह को खड़ा किया है। पूर्व परिवहन मंत्री हैं ये। इनके सामने एलजेपी ने सुहेली मेहता को मैदान में उतारा है। सुहेली पहले बीजेपी में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य थी। इनके अलावा सीपीएम के उम्मीदवार हरे राम चौधरी मैदान में। भागलपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अजीत कुमार शर्मा मैदान में हैं। वहीं बीजेपी ने नभय कुमार चौधरी को खड़ा किया है। इनके अलावा सीपीआईएम के उम्मीदवार मुकेश कुमार दास भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं राजनगर विधानसभा सीट से आरजेडी ने रामावतार पासवान को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने रामप्रीत पासवान को खड़ा किया है। मोहिउद्दीन नगर विधानसभा पर कुल 11 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहां से आरजेडी के अजय कुमार की किस्मत दांव पर है, तो वहीं बीजेपी के राजेश कुमार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आज बिहार समेत 4 राज्यों के 18 सीटों पर उपचुनाव होना है। वोटिंग हो रही है, जिसमें एमपी के 3, पंजाब की 2 और कर्नाटक की 3 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज झारखंड और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले झारखंड की राजधानी रांची पहुंचेंगे। पीएम बनने के बाद मोदी का ये पहला झारखंड दौरा है। रांची में प्रधानमंत्री आज झारखंड को कई सौगात दे सकते हैं। सबसे पहले वो 2400 मेगावाट के मेगा पावर ग्रिड का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा आईटी पार्क, पारादीप, जसीडी, पेट्रोलियम पाइप लाइन प्रोजेक्ट और आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सूत्रों से खबर है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। हालांकि इससे पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि पीएम के कार्यक्रम में सीएम सोरेन हिस्सा नहीं लेंगे। रांची के बाद प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के नागपुर जाएंगे, जहां वो थर्मल पावर स्टेशन को राष्ट्र को सौंपेंगे। इसके अलावा नागपुर मेट्रो रेल परियोजना, पारदी ग्रेड सेपरेटर और नेशनल हाईवे 6 पर फ्लाईओवर की आधारशिला रखेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान इस मौके पर नागपुर नहीं जाएंगे। चौहान ने पीएम के साथ मंच साझा नहीं करने का ऐलान किया। खबर है कि कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री से कहा है कि वो पीएम के साथ मंच साझा नहीं करें, केवल प्रोटोकॉल का पालन करें। कांग्रेस का ये गुस्सा तब भड़का है जब हरियाणा के कैथल में पीएम के सामने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की शूटिंग हुई। इस शूटिंग के बाद हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि वो अब पीएम के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। यूपी के बदायूं कांड में बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। हैदराबाद लैब की जांच रिपोर्ट में लड़कियों से रेप की पुष्टि नहीं हुई है। हैदराबाद की सीडीएफडी यानी सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट सामने आने के बाद जांच की सुई लड़कियों के परिवार की तरफ घूम सकती है। इससे पहले आई डीएनए रिपोर्ट में भी आरोपियों के डीएनए दोनों लड़कियों के कपड़ों से मैच नहीं किए थे। रिपोर्ट सामने आने के बाद पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार के मुताबिक जब आरोपी खुद रेप की बात कबूल कर रख चुका है, तो फिर रिपोर्ट अलग क्यों है। पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है कि सीबीआई दबाव में काम कर रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कई नेताओं पर हमला बोला है। रामगोपाल ने कहा कि रिपोर्ट से साफ हो गया कि ये रेप केस नहीं है, इसलिए बदायूं जाने वाले नेता यूपी की जनता से माफी मांगे। रामगोपाल यादव ने कहा कि इन नेताओं ने यूपी को बदनाम करने की साजिश रची। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने रामगोपाल यादव के बयान पर
प्रतिक्रिया दी है राशिद अल्वी ने कहा है कि राहुल गांधी हर उस जगह जाते हैं जहां पीड़ित होते हैं। इस मामले पर किसी को राजनीति करने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू आज गुवाहाटी जाएंगे और हालात का जायजा लेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री असम और नागालैंड के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। इससे पहले गृह मंत्रालय ने इस घटना पर अपनी रिपोर्ट पीएमओ को सौंप दी। गोलाघाट में फायरिंग के विरोध में आज सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक गुवाहाटी की सड़कों पर सिटी बसें नहीं चलेंगी। सिटी बस एसोसिएशन ने 12 घंटे तक बसें नहीं चलाने का फैसला किया। गोलाघाट में आज आर्मी फ्लैग मार्च करेगी। असम के गोलाघाट में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस ने कल फिर से प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की। ताजा हिंसा में 2 आदिवासियों और एक पुलिस वाले की जान चली गई और कई जख्मी हो गए। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर जलाए, ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने फायरिंग की। कुल मिलाकर हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस की बर्बरता से नाराज लोग डंडे, धनुष और हथियार लेकर सड़कों पर उतर आए। कुछ पुलिस वालों को लोगों ने पीट भी दिया। पुलिस पर पत्थरबाजी भी की गई। तनाव को देखते हुए इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। असम के गोलाघाट में 12 अगस्त को उस वक्त तनाव शुरू हुआ था जब नागालैंड सीमा पर बसे गोलाघाट में कुछ लोग नागा उपद्रवियों ने हमला कर असम के 9 लोगों की हत्या कर दी थी। मंगलवार को तनाव ने विस्फोटक रूप ले लिया। यूपी में बाढ़ की वजह से हालात और बदतर होते जा रहे हैं। अलग अलग जिलों में आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान बाढ़ की वजह से हुए हादसों में 19 और लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में बलरामपुर में 6, सीतापुर में 4, बहराइच में 3, बाराबंकी और बलिया में 2 लोगों की मौत हुई। वहीं गोंडा में 1 और लखीमपुर खीरी में 1 व्यक्ति की मौत हुई। यूपी के 13 जिलों के 1037 गांवों में बाढ़ ने कहर बरपाया है। इन गांवों में बाढ़ के कहर से 8,60,745 लोग प्रभावित हुए। घाघरा का कहर बस्ती जिले में भी जारी है। सैकड़ों गांव घाघरा के पानी में डूब चुके हैं। लाखों लोग बाढ़ के चलते प्रभावित हुए हैं। प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को खाने की चीजें और पानी की मदद तो पहुंचा रहा है, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रही है। सिद्धार्थनगर जिला भी बाढ़ की चपेट में है। जिले की 8 नदियां और सभी नाले उफान पर हैं। नेपाल में हो रही भारी बारिश और वहां से भारी मात्रा में छोड़े गए पानी के चलते तटीय इलाके पूरी तरह बाढ़ में डूब चुके हैं। फैजाबाद में सरयू नदी खतरे के निशान से 87 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जिले की 3 तहसीलों के 37 गांव पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। खेत, घर और स्कूलों में पानी घुस गया है। लोग अपना घर छोड़कर बाहर निकलने को मजबूर हैं। यूपी के बस्ती में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग दहशत में हैं। 141 गांव बाढ़ की चपेट में है। नदी का तेज बहाव की वजह से सैकड़ों घर तबाह हो गए। वहीं खेत और फसल को भी नुकसान पहुंचा है। जमीन कटाव से भी लोग। यूपी के गोंडा में घाघरा और सरयू के बढ़ते कहर के बीच हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। बाढ़ के प्रकोप को कम करने के लिए लोग पूजा का सहारा ले रहे हैं। बाढ़ के पानी में बैठकर लोगों ने नदी की पूजा अर्चना की ताकि नदी अपना रौद्र रूप छोड़कर वापस चली जाए। बिहार के सहरसा जिले में बाढ़ के चलते हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नेपाल से आ रहा पानी यहां के लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। गांव के गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। न रास्ते बचे हैं और न ही सड़कें। बिहार के नालंदा जिले में भी बाढ़ का कहर जारी है। यहां के 15 ब्लॉकों के 187 गांव बाढ़ के पानी से घिरे हैं। इन गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट चुका है। 7.5 लाख लोग बाढ़ के चलते बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बिहार के दरभंगा में कोसी के साथ कमला बलान नदी भी तबाही मचा रही है। यहां के कुशेश्वर पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉक के दर्जनों गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। सड़कें बह जाने से आने जाने वालों के लिए लोगों को बस नाव का ही सहारा है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज बिहार दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके अलावा वो बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से सूबे के हालात पर चर्चा भी करेंगे। रिश्वत लेकर फिल्मों को प्रमाण पत्र देने के आरोप में गिरफ्तार सेंसर बोर्ड के सीईओ राकेश कुमार के मामले में सीबीआई ने नया खुलासा किया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान सीईओ राकेश कुमार की करोड़ों की संपत्ति के बारे में पता चला। पुलिस ने राकेश कुमार के पास से 33 महंगी गाड़ियां बरामद की हैं। साथ ही उनके पास से 1.25 लाख रुपए के गहने भी मिले हैं। सीबीआई का कहना है कि उन्हें राकेश कुमार के 4 बैंक खातों की भी जानकारी मिली है, जिनकी जांच की जा रही है। फिल्मों को प्रमाण पत्र देने के लिए राकेश ने बाकायदा रेट कार्ड बना रखे हैं। 3 दिन में फिल्म को क्लियरेंस देने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए, स्क्रीनिंग के लिए 25 से 50 हजार रुपए, छोटे बजट की फिल्मों को पास करने के लिए 15 से 20 हजार वसूलता था। आइटम सॉन्ग्स और आर्ट फिल्मों के लिए अलग रेट्स थे। सीबीआई को 3 और एजेंट्स की तलाश है। सूत्रों के मुताबिक हाल में रिलीज हुई बड़े बैनर की 7 फिल्मों के लिए भी इन लोगों ने
30 लाख से ज्यादा रकम वसूली। ये सभी एजेंट फिलहाल फरार हैं। पीएम मोदी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के लिए कैबिनेट ने 500 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 2019 तक हर गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। पीएम ने 15 अगस्त को इसका ऐलान किया था। दिल्ली को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए खास निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत अब सड़कों पर थूकना, सड़क किनारे यूरिन करना और सड़क गंदा करने पर जुर्माना देना होगा। इसके लिए क्लीन मार्शल्स की व्यवस्था की गई है, जो इस पर रोक लगाएंगे। एनडीएमसी के नियमों के मुताबिक दिल्ली में सड़क पर थूकने और सड़क पर सिगरेट पीने पर 100 रुपए जुर्माना भरना होगा, जबकि अगर आप सड़क पर यूरिन करते हुए और कुत्ते से सड़क गंदा कराते पकड़े गए तो 200 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। वाराणसी दौरे पर गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल रात 8 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। अमित शाह ने बाबा के दर्शन किए। इसके बाद वो रुद्राभिषेक में भी शामिल हुए। अमित शाह आज काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाने वाले थे, लेकिन कल रात अचानक उनका कार्यक्रम बदला और मंदिर पहुंच गए। शाह जब मंदिर पहुंचे तो सप्तऋषि आरती चल रही थी। करीब 1.25 घंटे तक अमित शाह मंदिर के गर्भगृह में रहे। इसके पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन और पूजन किया। वाराणसी मोदी का संसदीय क्षेत्र है और इस जनसंपर्क कार्यालय में को मिनी पीएमओ भी कहा जा रहा है। पीएम के जनसंपर्क कार्यालय के उद्घाटन के बाद अमित शाह ने कहा कि ये कार्यालय वाराणसी की जनता और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच सेतु का काम करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वाराणसी का काया पलट करना मोदी का विजन है। मिनी पीएमओ के उद्घाटन समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रहे वीरभद्र निषाद को कार्यक्रम में जाने नहीं दिया गया। बुजुर्ग निषाद यहां से वहां भटकते रहे, लेकिन वो इस कार्यक्रम में आखिर तक शामिल नहीं हो पाए। वाराणसी में अमित शाह आज हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। अमित शाह 2 दिनों तक हैदराबाद में रहेंगे। इस दौरान वो तेलंगाना में बीजेपी के ग्राम प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में डीआरडीओ के एक कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि वैज्ञानिकों का छात्रों और जवानों से सीधा संवाद जरूरी है। नए आइडिया के लिए लैब से बाहर निकलना होगा। पीएम ने कहा कि हमें जल सेना, थल सेना और वायुसेना से सलाह लेनी चाहिए, उनसे आइडियाज देने चाहिए। समय से पहले काम करना हमारे लिए चुनौती होनी चाहिए। जो काम दुनिया 2020 में करे, हम उसे 2018 में ही करके दिखाएं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया है। दिल्ली में महिला कांग्रेस के कार्यक्रम में मणिशंकर ने कहा कि हम मोदी को समंदर तक पहुंचा सकते हैं। मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मणिशंकर के ऐसे बयान के चलते ही कांग्रेस समंदर में तैर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि नकली सपने दिखाकर वो सत्ता तक पहुंचे हैं। सोनिया ने यह भी कहा कि यूपीए सरकार की योजनाओं अच्छी थी, जिसे ही लेकर मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि हार जीत जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हम संघर्ष करते रहेंगे। दिल्ली में महिला कांग्रेस के संकल्प सम्मेलन में सोनिया ने कहा कि संघर्ष का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन मेहनत से कांग्रेस फिर शिखर पर जाएगी। महिला कांग्रेस के सम्मेलन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि महिला उत्पीड़न का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि लोग महिलाओं को मां बहन भी कहते हैं और उन्हें बसों में छेड़ते भी हैं। लखनऊ में मेरठ के ज्वेलर्स से हुई लूट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। 4 लुटेरों ने साल 2013 में ज्वेलर्स से करीब 1.5 किलो सोना लूट लिया था। पुलिस ने करीब 600 ग्राम सोना बरामद भी कर लिया। गाजियाबाद के कविनगर इलाके में बदमाशों ने एक लैब टेक्नीशियन को चाकू मारकर 30,000 रुपए और सोने की चेन लूट ली। युवक को गंभीर हालत में जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के मेरठ में एक लड़की मर्दानी बन गई। दरअसल ये लड़की अपने पिता के साथ बाइक पर जा रही थी, तभी उनकी गाड़ी एक कार से सट गई, जिसके बाद कार सवार 4 लोगों ने लड़की के पिता की पिटाई शुरू कर दी। भीड़ तमाशबीन बनी रही, लेकिन कोई सामने नहीं आया। आखिरकार बेटी ने गुंडों से लोहा लिया। दिल्ली से सचे फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करने वाली एक महिला को मुंबई पुलिस मुजफ्फरनगर लेकर पहुंची। महिला पर लाखों के गहने चोरी कर मुजफ्फरनगर में बेचने का आरोप है। आरोपी की निशानदेही पर मुंबई पुलिस उसे लेकर एक ज्वेलर के पास भी पहुंची थी, हालांकि उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। ठाणे ग्रामीण के नाला सोपारा में एक ज्वेलरी शॉप में चोरों ने गेट काटकर 18 लाख के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। जिले के कल्याणपुर इलाके में एक महिला की खुदकुशी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पति ने से झगड़े के बाद महिला ने पंखे से लटककर जान दे दी। यूपी के बागपत में आपसी रंजिश में भतीजे ने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी भतीजे की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
सियाचिन ग्लेशियर में 18 साल पहले शहीद हुए जया प्रसाद का शव उनके पैतृक गांव मैनपुरी के कुंडरिया पहुंचाया गया। देर रात 11 बजे शहीद सैनिक का शव पहुंचते ही पूरा माहौल गमगीन हो गया। शहीद गया प्रसाद के शव पहुंचने की खबर मिलते ही आसपास के लोग उनके घर के बाहर जमा हो गए। पूरे सम्मान के साथ शहीद गया प्रसाद का शव उनके गांव पहुंचाया गया। ऑपरेशन मेघदूत के दौरान हवलदार गया प्रसाद शहीद हो गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 लाख के नकली नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के मुताबिक नकली करेंसी देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई होनी थी। यूपी के फिरोजाबाद में गुलाबी गैंग की करीब 100 महिलाओं ने घर में जमकर हंगामा किया। गणेश नगर इलाके में एक विवाहिता को घर में वापस रखने की जिद कर गैंग की महिलाओं ने बवाल काटा। एमपी के पन्ना टाइगर रिजर्व से गायब बाघ को रेस्क्यू टीम ने ढूंढ निकाला है। ये बाघ सीधी जिले में घूम रहा था। इंदौर में पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। पहले बदमाशों की उठक बैठक कराई गई। पुलिस ने 8 बदमाशों का जुलूस निकाला। इनमें से 4 बदमाशों पर एक युवक के अपहरण का आरोप है, जबकि 4 बदमाशों पर जन्माष्टमी के मौके पर गोलियां चलाकर दहशत फैलाने का आरोप है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में केमिकल फैक्ट्री अचानक आग की लपटों से गिर गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। लोगों का आरोप है कि एक तो दमकल की गाड़ी देरी से पहुंची, दूसरा उसके पास आग बुझाने का पर्याप्त समय नहीं था। लोगों का ब्रेक के बाद रुख आगे की खबरों का। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला केस में डीएमके नेता ए राजा और कनिमोझी समेत सभी 9 आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस सीबीआई कोर्ट ने सभी को जमानत दे दी है। सभी पर अपने पहचान की कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। दिल्ली में ई-रिक्शा पर अंतरिम रोक फिलहाल जारी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में ई-रिक्शा को लेकर आज भी सुनवाई होनी है। 24 अगस्त को होने वाली सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर मांग की गई थी कि सीसेट के पेपर 2 में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 22.5 नंबर भी जोड़े जाएं। पिछले 14 सालों से भूख हड़ताल कर रही इरोम शर्मिला को जेल से रिहा कर दिया गया है। कश्मीर मसले पर भारत ने पाकिस्तान को 2 टूक जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर सिर्फ 2 पक्ष है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान को शिमला समझौते का पालन करना चाहिए। पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कश्मीरी अलगाववादियों से बातचीत को सही ठहराया। दिल्ली में बासित ने कहा कि हुर्रियत नेता 20 सालों से मिलते रहे। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा कि अलगाववादियों से मुलाकात के चलते सचिव स्तर की वार्ता रद्द करना सही फैसला नहीं है। सचिव स्तर की बातचीत रद्द होने से बौखलाए पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर पर नाजायज दावा ठोक दिया। पाक विदेश विभाग के प्रवक्ता तस्नीम असलम ने कहा कि पाकिस्तान भारत का गुलाम नहीं है, जो उसकी पुश करने के लिए हर कदम उठाए। पाकिस्तान में सियासी संकट के बीच इमरान खान भी नवाज सरकार से बातचीत करने को राजी हो गए हैं, लेकिन इमरान खान ने बातचीत के लिए शर्तें रखी। भारत में आतंकी घुसपैठ की वारदातों में इन दिनों भारी इजाफा हुआ है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पिछले 1 महीने में 40 आतंकी भारतीय सीमा में घुस गए हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पार करने के लिए आतंकी नाले का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही इन आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तानी आर्मी और रेंजर्स ने 16 नए रास्ते भी खोज निकाले हैं। भारतीय सीमा में घुसे आतंकवादियों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हाईटेक ट्रेनिंग दी गई है। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी वीवीआईपी लोगों को निशाना बनाने के लिए उन्हें जहर लगे खत भेजने की साजिश रच रहे थे। पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े 6 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।